गांधी जी एक ऐसा नाम जिनको भारत के लोग भारत का राष्ट्रपिता और एक महात्मा के नाम से जानता है, जिनको लोग एक महान पॉलिटिशियन और साथ ही में एक महान फ्रीडम फाइटर मानते हैं, जिन्होंने बिना हिंसा किए अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ये तो वो चेहरा है जो हमें किताबों में और गांधी जी के बारे में पढ़ाया और सुनाया जाता है। सिक्के का दूसरा पहलू जो कि हमें गांधी जी के बारे में कुछ और ही बताता है, जैसे कि गांधी जी रेसिस्ट थे, मतलब गांधी जी काले लोगों से नफरत करते थे और उनसे घृणा करते थे। गांधी जी महिला विरोधी थे और गांधी जी ने महिलाओं के खिलाफ भी बहुत कुछ भला बुरा बोला है। और गांधी जी अंग्रेजों के वफादार थे। गांधी जी की वफादारी अंग्रेजों के साथ थी। और गांधी जी के आश्रम में किए गए वो घिनौने काले करतूत, जिनमें वो महिलाओं के साथ नंगा होकर के सोया करते थे, जिनमें उनकी पोतियां भी शामिल थीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम गांधी जी के इन्हीं सारे काले करतूतों पे ध्यान देंगे और जानेंगे सिक्के का दूसरा पहलू, जिसको जानने के बाद आप में से कई लोग गांधी जी को महात्मा बोलने से भी कतराएंगे। डिस्क्लेमर, ये वीडियो गांधी जी के विवादित जिंदगी के ऊपर आधारित है, जो कि गांधी जी के प्रमाणित किताब माई नॉन वायलेंस द कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी और अन्य विश्वसनीय सोर्सों से ली गई है, जिसकी सारी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं महात्मा गांधी के बारे में, जिसमें मैं कुछ इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं गांधी जी के रेसिस्ट होने से। ये बात है 7 जून 1893 की। तब गांधी जी की उम्र 24 साल की थी और वो ट्रेन से अफ्रीका जा रहे थे। दादा अब्दुल्ला झावरी के किसी व्यापारिक केस के लिए गांधी जी ट्रेन के फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे और गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास की टिकट भी थी। और गांधी जी को पीटर मैरिजबर्ग स्टेशन पर फर्स्ट क्लास से धक्के मार करके निकाल दिया जाता है, क्योंकि जो ट्रेन का फर्स्ट क्लास बोगी होता था उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों के लिए था और वो गोरे लोगों के लिए ही रिजर्व रहते थे। इस कारण से गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था। गांधी जी को इस बात से दिक्कत नहीं हुई कि उन्हें ट्रेन से फेंका गया, बल्कि उनको इस बात से दिक्कत हुई कि उनको अफ्रीका का काला लोग समझा गया और उनको ट्रेन से बाहर फेंका गया। फिर क्या, इसके बाद शुरू होता है गांधी जी का स्ट्रगल काले लोगों के खिलाफ। गांधी जी अफ्रीका के काले लोगों को काफिर कह के पुकारा करते थे। काफिर जो कि एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब होता है ईश्वर पर भरोसा ना करने वाला। लेकिन जो ये शब्द है काफिर, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि काफिर का मतलब होता है दुनिया का सबसे घटिया और घिनौना चीज भी, या फिर असभ्य तरीके से रहने वाले लोग, उनको भी एक कॉन्टेक्स्ट में काफिर ही कहा जाता था। गांधी जी का मानना था कि अफ्रीका के लोगों को भारतीय लोगों से नहीं जोड़ना चाहिए और ऐसा करना भारतीय लोगों के साथ अन्याय है। गांधी जी ने अफ्रीकी सांसद को पत्र लिखा और उसमें कहा अंग्रेज और भारतीय दोनों एक ही पूर्वज से आते हैं, जिसे इंडो आर्यन कहते हैं। गांधी जी ये भी लिखते और बोलते थे कि हमारा एक संघर्ष है उस अपमान के खिलाफ जो यूरोप के लोग भारतीय लोगों पर थोपना चाहते हैं, और भारत के लोगों को अफ्रीका के उन लोगों से जोड़ा जा रहा है जिनका काम है शिकार करना और पत्नी खरीदने के लिए जानवर इकट्ठे करना और अपनी जिंदगी को आलस और नंगेपन में बिताना। गांधी जी बोलते हैं कि गोरे लोग अफ्रीका के काले लोगों से काफी ऊपर हैं, और जब अफ्रीकन लोगों के बच्चे इंडियन लोगों के बच्चों के साथ एक ही स्कूल में पढ़ने जाने लगे तो इस चीज को लेकर के गांधी जी ने आपत्ति जताई और उन्होंने फिर से एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के लोग और यूरोप के लोग ऊंची जाति के हैं, इसलिए अफ्रीकन बच्चों को भारतीय बच्चों के साथ एक ही स्कूल में ना पढ़ाया जाए, बल्कि भारतीय लोगों के लिए अलग स्कूल और अफ्रीकन बच्चों के लिए अलग स्कूल खोला जाए। और इस चीज का जिक्र हमें द कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 1 पेज नंबर 166 और 167 में भी मिलता है। और गांधी जी एक पोस्ट ऑफिस के भी खिलाफ थे। अफ्रीका में एक जगह है डरबन, जहां एक पोस्ट ऑफिस था जिसमें अफ्रीकन और भारत के लोगों के लिए अलग से गेट थी और गोरे लोगों के लिए एक अलग से गेट थी। लेकिन गांधी जी को इस चीज से आपत्ति थी, क्योंकि गांधी जी को उस गेट में लाइन में लगना पड़ रहा है जिस लाइन में अफ्रीका के काले लोग हैं, जिस पे गांधी जी आपत्ति जताते हैं और भारत के लोगों के लिए एक अलग से गेट के लिए अफ्रीका के गोरे सरकारों से मांग करते हैं। गांधी जी की ये मांग सुनी जाती है और 2 गेट के जगह पे 3 गेट लगा दी जाती है, जिसमें एक गेट सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के लिए, दूसरा गेट अफ्रीकन लोगों के लिए और तीसरा गेट भारत के लोगों के लिए। और ये 3 तरह के गेट कर दिए जाते हैं। 1906 में जब अफ्रीका के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए और उनके खिलाफ लड़ना शुरू किया
तो गांधी जी ने भी भारत के लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया और अफ्रीका के जुलू रेबेलियंस के खिलाफ हो गए, जिसमें गांधी जी खुद भी भागीदारी लेते हैं और एम्बुलेंस कर्मचारी के रूप में अंग्रेजों का साथ देते हैं और घायल अंग्रेजों की सुरक्षा करते हैं। तो ये थी कहानी गांधी जी की रेसिस्ट होने के। अब चलिए अब हम गांधी जी के उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे जिसमें गांधी जी महिलाओं के साथ नंगा होकर के सोया करते थे। साल था 17 जून 1915। गांधी जी गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण किया था और साबरमती का ये वही आश्रम है जिस आश्रम के अंदर गांधी जी महिलाओं के साथ नंगा होकर के सोया करते थे। साल था 1946 दिसंबर। इस समय गांधी जी की उम्र 77 साल थी और गांधी जी ने सबसे पहले ये प्रयोग अपने डॉक्टर सुशीला नायर के साथ की थी, जिसमें वो सुशीला नायर के साथ एक ही बिस्तर में और एक ही कमरे में नंगे होकर के सोया करते थे। और बाद में चल करके डॉक्टर सुशीला नायर 1962 में भारत की हेल्थ मिनिस्टर बनती हैं। गांधी जी ने इस प्रयोग को ब्रह्मचर्य प्रयोग का नाम दिया और गांधी जी यह कहा करते थे कि ये सब वो ब्रह्मचर्य के लिए कर रहे हैं, जिससे उनकी शारीरिक इच्छा खत्म हो जाएगी और गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी और वो और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगी, क्योंकि गांधी जी के पिछले कुछ आंदोलन बुरी तरह से फेल हुए थे, जिसके जिम्मेदार गांधी जी खुद को मानते थे। गांधी जी के इस ब्रह्मचर्य के सिद्धांत में ही गलती थी, क्योंकि ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट भारत में बहुत पुराना रहा है, जिसमें 5 साल से लेकर के 25 साल तक के उम्र में बच्चे ब्रह्मचर्य को फॉलो करते थे, लेकिन गांधी जी 77 साल के हो गए थे। अब ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें बच्चे किसी भी महिला के साथ नंगा होकर के सोया करते थे, बल्कि ब्रह्मचर्य के अंदर अपने दिमाग को तरह से ढाला जाता था कि काम वासना जैसी चीज दिमाग में आए ही ना, लेकिन गांधी जी के साथ ऐसा नहीं था। खैर अब आगे बढ़ते हैं। और गांधी जी का यह प्रयोग और भी आगे बढ़ता है और गांधी जी के दोनों पोतियां, जिनको गांधी जी की वॉकिंग स्टिक भी कहा जाता है, वो भी गांधी जी के इस प्रयोग में शामिल होती हैं। मनुबेन गांधी, जिनकी उम्र यही कुछ 18-19 साल होगी, वो भी गांधी जी के साथ नंगी होकर के एक ही बिस्तर पर सोती हैं। और फिर अभाबेन गांधी, इनके साथ भी यह प्रयोग किया जाता है। गांधी जी के इस प्रयोग में और भी सारे महिलाएं शामिल होती हैं, जैसे कि फ्रीडम फाइटर जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उनकी पत्नी प्रभावती देवी, वो भी गांधी जी के इस प्रयोग में शामिल हुई और वो भी गांधी जी के साथ नंगी होकर के एक ही रूम और एक ही बिस्तर पे सोया करती थी। गांधी जी के इस प्रयोग में बहुत सारी महिला इस वजह से जुड़ गई थी क्योंकि वो गांधी जी को मना नहीं करना चाहते थे, उनको निराश नहीं करना चाहते थे। खैर अब आगे बढ़ते हैं। वीना पाटिल, जो कि गांधी जी के भतीजी की साली थी, वो भी इस प्रयोग में शामिल होती हैं। और गांधी जी के इस प्रयोग के अंदर पंजाब स्टेट के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट की राजकुमारी अमृत कौर, जो कि भारत की सबसे पहली हेल्थ मिनिस्टर बनती हैं, वो भी गांधी जी के इस प्रयोग में शामिल होती हैं और वो भी गांधी जी के साथ एक ही बिस्तर पर नंगी होकर के सोती हैं और गांधी जी के साथ नंगी होकर के नहाती हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आश्रम के अंदर सभी लोग इस चीज को फॉलो करते थे, नहीं, ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ गांधी जी ही किया करते थे। फिर होना क्या था, बहुत सारे आश्रम के लोग गांधी जी के खिलाफ हो जाते हैं और गांधी जी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। कानू गांधी, जो कि गांधी जी के रिश्ते में परपोते हैं, वो अपनी पत्नी आभा और अपनी सास वीना पाटिल के इस प्रयोग से परेशान हो चुके थे और उन्होंने इसका विरोध किया था। गांधी जी के पास 2 संपादक थे, जिनका नाम था किशोरीलाल मसरूवाला और नहारी पारखे। ये दोनों गांधी जी के लिए किताबों में और अखबारों में लिखा करते थे और इन दोनों ने गांधी जी के इस प्रयोग को लिखने से मना कर दिया था और इस्तीफा दे करके आश्रम छोड़ करके चले गए थे। और वल्लभ भाई पटेल ने भी महिलाओं के साथ हो रहे इस प्रयोग पे गांधी जी के ऊपर आपत्ति जताई और इस प्रयोग को अधर्म कहा और गांधी जी को अधर्मी, जिसके जवाब में गांधी जी वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लगाए गए इस आरोप को खारिज करते हैं। मुझसे मेरे अपने लोग नाराज हैं और मेरे साथ मनु का सोना धर्म की बात है। और गांधी जी ने अपने इस प्रयोग को धर्म से जोड़ दिया और इसको धर्म कहा। अब ये कैसा धर्म है जिसमें एक 77 साल का बूढ़ा आदमी 19 साल 20 साल के महिलाओं के साथ नंगा होकर के सो रहा है, वो भी तब जब उसमें उसकी पोतियां शामिल है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि इस चीज को धर्म कैसे कहा जा सकता है, ये तो सीधा सीधा अधर्म है। खैर ये थी गांधी जी की वो काली करतूत जो आश्रम के अंदर उन्होंने महिलाओं के साथ किया और महिलाओं को प्रयोग बना करके रख दिया। अब हम आते हैं गांधी जी के उस भाग में जहां वो महिलाओं के विरुद्ध भी बात किया करते थे। वैसे तो गांधी जी ने महिलाओं के हक के लिए बहुत सारे काम किए थे, जैसे कि महिलाओं का शिक्षित होना,
जिसमें गांधी जी मानते थे कि अगर एक पुरुष को आप शिक्षित करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को शिक्षित करते हो, लेकिन आप एक महिला को शिक्षित करते हो तो आप उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को शिक्षित करते हो। हालांकि गांधी जी उस समय इकलौते नहीं थे जो महिलाओं को लेकर के बात करते थे। बहुत सारे लोग हैं जो गांधी जी से बहुत पहले से महिलाओं के हक के लिए अपनी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद गांधी जी ने कुछ ऐसी चीजें बोल दी हैं और कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं जो उनको सीधा का सीधा महिलाओं के बीच में घेर करके रख देता है। जैसा कि गांधी जी गर्भ निरोधक चीजें जैसे कि कॉन्डम्स, आई पिल्स के भी खिलाफ थे। गर्भ निरोधक चीजें इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की तुलना वैश्या से करते थे। जैसा कि गांधी जी कहते हैं कि गर्भ निरोधक चीजों का इस्तेमाल करने वाली महिला और एक वैश्या में कुछ खास अंतर नहीं होता, जिसमें एक वैश्या अपने जिस्म को बहुत सारे मर्दों से बेचती है जबकि दूसरी महिला सिर्फ अपनी पति को। और ये बात माइंड ऑफ महात्मा किताब के चैप्टर 59 पेज नंबर 118 में लिखा हुआ मिलता है। यहाँ तक कि बंगाल में हुए 1946 के नवाखली दंगे, जिसमें मुस्लिम लीग के नेताओं के द्वारा हिंदू लोगों को टारगेट करके उनका नरसंहार किया गया, जबरदस्ती हिंदू लोगों को धर्म चेंज करवाया गया और महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। और गांधी जी उस नरसंहार पर महिलाओं को यह सलाह देते हैं कि अगर तुम अपनी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकती तो जहर खा करके मर जाओ। हालांकि गांधी जी के कुछ ऐसी बातें भी मुझे मिली हैं जिसमें गांधी जी ये भी बोलते हैं कि अगर महिलाओं को लगता है कि उनकी इज्जत को खतरा है तो वो हथियार उठाएं। लेकिन महिलाओं को खतरा तो अंग्रेजों से भी हुआ करता था। अंग्रेज भी महिलाओं का बलात्कार किया करते थे। उनके खिलाफ मुझे गांधी जी के एक भी स्टेटमेंट नहीं मिले कि अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाओ। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। ये बात है 7 सितंबर 1947 दिल्ली प्रार्थना सभा की। इस प्रार्थना सभा में गांधी जी भी आया करते थे, जिसमें गांधी जी ने एक घटना के ऊपर अपना राय दिया और गांधी जी ने कहा, पंजाब के एक सरदार ने अपनी बेटी की दुखद कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वह दंगाइयों के हाथ में कैद थी और वो दंगाई उनके बेटी के साथ बलात्कार करना चाहते थे। तो फिर सरदार जी ने उन बलात्कारियों से यह कहा कि उनकी बेटी को मार डालो और फिर उसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहोगे वैसा व्यवहार करो, जिसमें वो दंगाई मान गए और उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी को मार डाला। गांधी जी ने प्रार्थना सभा में ये कहानी सभी लोगों को सुनाई और सरदार जी की काफी ज्यादा तारीफ करी और इसे एक बहादुरी का काम बताया। और गांधी जी उन महिलाओं के भी खिलाफ बोला करते थे जो महिलाएं किसी तरह का काम धाम करना चाहती थी। और ये बात की पुष्टि द माइंड ऑफ महात्मा बुक में भी मिलती है, जिसमें गांधी जी कहते हैं कि मैं यह नहीं देखता कि कोई भी महिला अपने पति से आजाद रहकर किसी भी तरह का काम करे, बल्कि एक महिला का यह काम होना चाहिए कि वो घर में रह करके अपने बच्चों की देखभाल करे और घरेलू काम करे और अपनी पति की सेवा करे। इतना काम बहुत है एक महिला को दिन भर व्यस्त रहने के लिए। और गांधी जी को महिलाओं के फौज में भी होने से आपत्ति थी। एक तरफ जहां सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता आजाद हिंद फौज में महिलाओं की भर्ती करवा रहे थे, दूसरी तरफ गांधी जी उनका विरोध कर रहे थे। और गांधी जी की राय कुछ इस प्रकार है कि यह पुरुष और स्त्री दोनों के लिए अपमानजनक है कि महिलाओं को चौके चूल्हे छोड़ करके उसकी रक्षा के लिए बंदूक उठाने के लिए कहा जाए या उनको हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया जाए। यह बर्बरता की ओर वापसी और अंत की शुरुआत है। और ये बात भी गांधी जी की किताब द कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी के वॉल्यूम नंबर 75 और पेज नंबर 159 में लिखा है। और गांधी जी के द्वारा किए गए आश्रम के वो प्रयोग जिसमें महिलाओं को महिला नहीं बल्कि एक प्रयोग समझ करके इस्तेमाल किया गया। खैर, ये थी वो सारी बातें। अब हम जानते हैं गांधी जी के अंग्रेजों के साथ वफादारी की, जिसमें गांधी जी खुद अंग्रेजों को लेकर के वफादारी की बात करते हैं। तो चलिए इस चीज पे भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। गांधी जी ने 29 अप्रैल 1918 में बलात्कारी और लाखों लोगों के घर उजाड़ने वाले अंग्रेज चैमफर्ड को एक पत्र लिखते हैं। और गांधी जी उस पत्र में बोलते हैं कि मैं ये पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश नेशन से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत के सभी लोग अंग्रेजों के लिए वफादार हो। और गांधी जी आगे ये भी लिखते हैं कि अंग्रेज लोगों के द्वारा किए गए काम जैसे कि चोरी, बलात्कार, निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चलाना, इस तरह के जो भी काम अंग्रेज कर रहे हैं वो भारत के भले के लिए कर रहे हैं और अंग्रेजों के द्वारा किए गए काम से भारत का भला होगा। और गांधी जी ने पहले विश्व युद्ध में भारत के लोगों को अंग्रेजों के साथ मिलकर के लड़ने के लिए कहा और भारत के लोगों को कहा कि अगर तुम अंग्रेज लोगों के साथ मिलकर के लड़ोगे तो हो सकता है कि अंग्रेज हम पे दया करेंगे और हमारे भारत को आजाद कर देंगे। जिसके बाद भारत के 13 लाख लोग अंग्रेजों के साथ वर्ल्ड वॉर 1 में साथ में मिलकर लड़ते हैं। और गांधी जी ने 1918 में अपील फॉर इनलिस्टमेंट नाम की किताब जारी करी, जिसके अंदर गांधी जी ने भारत के लोगों को ये कहा कि अगर तुम हथियार चलाना सीखना चाहते हो
तो तुम लोग अंग्रेजों के साथ भर्ती हो जाओ उनके फौज के अंदर। और मजे की बात यह है कि गांधी जी ने कभी भी भारत के लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एक बार भी बंदूक उठाने के लिए नहीं कहा, बल्कि उनके साथ लड़ने के लिए बंदूक उठाने के लिए कह दिया। और गांधी जी ये भी कहा करते थे कि अगर वो अंग्रेजों के एजेंट बन जाते हैं तो वो सेना के अंदर भारत के लोगों की भर्ती की भरमार ला देंगे। वर्ल्ड वॉर के समय सबसे बड़ा सेना भी भारत के ही लोगों का रहा। काश उस दिन गांधी जी ने यह कह दिया होता कि वो बंदूक उठाने के लिए बंदूक उठाएं, लेकिन वो बंदूक अंग्रेजों की तरफ ही घुमा करके उन्हीं की तरफ चला दे, लेकिन ऐसा गांधी जी ने एक बार भी नहीं कहा। और गांधी जी ये भी कहा करते थे कि मैं हिंसा नहीं चाहता, हिंसा नहीं चाहता। तो फिर अंग्रेजों को ये पट्टी क्यों नहीं पढ़ाई जा करके कि तुम लोग भी हिंसा मत करो, प्यार से ही जाकर के समझाओ, वर्ल्ड वॉर लड़ने की क्या जरूरत। अबे ये किसको बेवकूफ बनाने चले थे गांधी यार। खैर अब आगे चलते हैं। अंग्रेजों को लेकर के गांधी जी ये भी बोलते हैं कि मैंने अंग्रेजों के लिए वो सारे काम किए जिसमें अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता। 1915 में हार्डिंज सेकंड केसरे हिंद से गांधी जी को सम्मानित करते हैं। हालांकि गांधी जी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट आती है क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये लोग कभी भी प्यार से नहीं जाने वाले, लेकिन उसके बावजूद भी ये कभी हथियार नहीं उठाते। हाँ, जो इनको केसरे हिंद मिला था वो ये वापस कर देते हैं, अंग्रेजों के मुंह पे फेंक के मार देते हैं, लेकिन इसके बाद भी हथियार नहीं उठाते। खैर अब आगे आते हैं जिसमें गांधी जी को ये कहा जाता है कि ये दलित के भी खिलाफ बोला करते थे। उस पहलू को भी हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। 1955 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बीबीसी को ये इंटरव्यू देते हुए कहा था कि गांधी जी दो तरह की बातें करते, जैसे कि वो अंग्रेजी पत्र के अंदर दलितों को लेकर के भला अच्छा कहा करते थे, लेकिन गुजराती पत्र के अंदर उल्टा सीधा कहा करते थे। लेकिन जब मैंने इन सारी चीजों को क्रॉस चेक किया तो मैंने भी कुछ ऐसा ही पाया। और गांधी जी वर्ण व्यवस्था को लेकर के बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि वर्ण का विभाजन जन्म के आधार पर है और वर्ण का उद्देश्य है कि लोगों को एक दूसरे के बराबरी करने से रोकना। वर्ण का अर्थ है कि मनुष्य को जन्म लेने से पहले ही उसके व्यवसाय का निर्धारण करना, और वर्ण व्यवस्था में किसी भी मनुष्य को अपनी पसंद का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता नहीं होती। इस तरह की चीजें गांधी जी के द्वारा कही जाती है और लिखी जाती है। और 1932 में जब दलित लोग इलेक्शन के समय अपने ही समुदाय में से किसी एक उम्मीदवार को चुन सकते थे, इस चीज में भी गांधी जी इस चीज के खिलाफ चले गए और जेल में होने के बावजूद वो भूख हड़ताल करने लगे, जिसके डर में आकर के बाबा साहब अम्बेडकर को पीछे हटना पड़ा और पूना पैक्ट समझौता करना पड़ा, जिसमें अगर अम्बेडकर पीछे नहीं हटते तो गांधी जी खुद को भूख से मार लेते, जिसका इल्जाम सीधा सीधा बाबा साहब अम्बेडकर पे जाता। गांधी जी के विचार दलितों को लेकर के आइडियल भंगी में कुछ इस तरह मिलता है कि एक आइडियल भंगी वही हो सकता है जिसे साफ सफाई करना आता हो, टॉयलेट साफ करना आता हो और साफ सफाई कैसे की जाती हो उन सब चीजों की अच्छी तरह से जानकारी हो। 1924 या 1925 के टाइम केरला में एक जगह था जिसका नाम है त्रवनकोर, जहाँ एक मंदिर थी जहाँ सिर्फ और सिर्फ ऊंचे जाति के लोग ही मंदिर के अंदर जा सकते थे और वहाँ के आसपास के सड़कों पे जा सकते थे, और दलित लोगों को मंदिर के अंदर तो छोड़ दो, रास्ते के ऊपर भी आने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था, जिसके लिए दलित लोग मिल करके आंदोलन कर रहे थे। और गांधी जी ने भी इस आंदोलन को सहयोग किया और इस आंदोलन में केरला के प्रमुख नेता आयन काली दलित लोगों के साथ जुड़ते हैं और दलित लोग मंदिर के अंदर भी जाने की मांग करने लगते हैं। तब गांधी जी और कांग्रेस के कुछ नेता इसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि दलित लोगों ने ये आंदोलन मंदिर के आसपास के सड़कों के लिए किया था कि वो लोग सड़कों के ऊपर जाए, लेकिन फिर उनकी मांग बढ़ गई, अब वो लोग मंदिर के भी अंदर जाना चाहते थे। और दलितों की ये सारी मांगों को देख करके गांधी जी ने इसे दुर्ग्रह कहा। अगर आप गांधी जी के दलितों को लेकर के विचार जानना चाहेंगे तो मैं आपको दूंगा ये बुक, जिसे की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये मैंने पढ़ रखी है, आप भी थोड़ा टाइम दे करके पढ़ लेना। तो क्या गांधी जी सच में इतने बड़े दलित विरोधी थे? तो मैं साफ साफ कहता हूँ कि नहीं यार, यहाँ पे पूरी तरह से गांधी जी को दलित विरोधी कह देना गलत होगा। भले ही गांधी जी के कुछ एक्शन जरूर मैच करते हैं, लेकिन उसके बाद भी गांधी जी ने दलित को लेकर के बहुत कुछ किया है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा ना टाइम देते हैं और गांधी जी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, गांधी जो है वो कांग्रेस के मेंबर हैं और कांग्रेस किस चीज के लिए बनाया गया था? ताकि भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ बंदूक न उठा ले, क्योंकि 1857 में बहादुर शाह जफर ने पूरे भारत के लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को पीटना शुरू कर दिया था। भले ही जीत ना पाया हो, लेकिन एक चीज तो समझ गए थे कि अगर अंग्रेजों को पीटना है तो एक साथ होना पड़ेगा। इसी चीज से बचने के लिए ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस को बनाया, जिसमें भारत के कुछ लोग ले लेंगे और भारत के लोगों को कुछ चाहिए होंगे जैसे छोटे मोटे चीजें, उनको हम दे देंगे।
इस माइंडसेट के साथ अंग्रेजों ने कांग्रेस को बनाया कि इन्हें विद्रोह करने से भी रोक लेंगे और अगर ये लोग विद्रोह होंगे तो जिस चीज के लिए होंगे हम वो चीज इनको दे दिया करेंगे। अब इसमें गांधी जी की भूमिका जानने के लिए हमें उनकी थोड़ा बचपन जानना पड़ेगा, तो चलिए थोड़ा इस पर भी हम बात कर लेते हैं। गांधी जी का जो जन्म है वो एक अच्छे परिवार में हुआ था, ज्यादा अमीर तो नहीं लेकिन लगभग में अमीर घर में ही। गांधी जी के पिता और गांधी जी के दादा दोनों ही अंग्रेजों के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनको दीवान भी कहा जाता है। इसलिए हो सकता है कि गांधी जी की माइंडसेट ही अंग्रेजों वाली हो गई हो। खैर, गांधी जी की शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से हो जाती है और गांधी जी 18 साल की उम्र में लंदन चले जाते हैं अपने वकालत की पढ़ाई पूरी करने। और फिर गांधी जी 1891 में इंडिया वापस आते हैं और ठीक 2 साल के बाद ही वो अफ्रीका चले जाते हैं। और 9 जनवरी 1915 में गांधी वापस से इंडिया आते हैं और आते ही कांग्रेस के सदस्य बन जाते हैं। और 1915 में ही गांधी जी को केसरे हिंद का टाइटल मिला था। और फिर 1917 को गांधी जी बिहार में आते हैं और यहाँ के नील के खेती के ऊपर रोक लगाते हैं और अंग्रेज मान जाते हैं। अब डॉट कनेक्ट करना यहाँ पे, ठीक है। गांधी जी अफ्रीका में थे, इंडिया वापस आए, इनको केसरे हिंद मिला। केसरे हिंद मिलने के बाद इन्होंने डायरेक्ट चंपारण गए और वहां पे बिहार के लोगों के ऊपर से नील की खेती खत्म करवाई। एगो ह्यूम ने कांग्रेस क्यों बनाया था कि भारत के लोगों के ऊपर कुछ कुछ जो चीजें होंगी उस चीजों को हम सुधार दिया करेंगे, ठीक है। गांधी जी गए चंपारण, नील की खेती को रोकी। गांधी जी कांग्रेस के सदस्य थे, प्लस गांधी जी को केसरी हिंद का भी टाइटल मिलना था, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के अंग्रेजों ने यहाँ पे गांधी जी की बात मानी और नील की खेती को रोक दिया। और इन्हीं सब छोटे छोटे काम जो गांधी जी ने करवाए अंग्रेजों से, उस चीज के कारण गांधी जी की फैन फॉलोइंग बढ़ती गई। पूरा का पूरा भारत, नॉर्थ से लेकर के साउथ को गांधी जी ने ऐसे करके जोड़ दिया था। और इसी चीज को लेकर के मैं गांधी जी की रिस्पेक्ट करता हूँ कि अभी से पहले किसी ने भी पूरे मास लेवल पे कनेक्शन नहीं बैठाया था भारत के लोगों में, लेकिन गांधी जी ने मास लेवल पे कनेक्शन बैठा लिया और गांधी जी की इमेज भी बन गई थी थोड़ी बाबाओं वाली। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इन्हें महात्मा कहा, बापू कहा और गांधी जी के हथियार न उठाने वाली बातों के साथ सहमत कर गए। क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के साथ ही पले बड़े थे, तो उनके दिल के अंदर एक अंग्रेजों को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर बन जाना, ये चीज लॉजिकल भी और सेंस भी बनाती है। और इस चीज के प्रमाण भी मिलते हैं कि गांधी जी अंग्रेजों से थोड़ा बहुत सिंपैथी रखा करते हैं, वो भी हमें मिलते हैं। क्योंकि जब जनरल डायर को लखवा मार देता है तो गांधी जी ने उसे माफ कर दिया था। और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहली बार गांधी जी से मिलते हैं और ये पूछते हैं कि आप 1 साल के अंदर भारत को कैसे आजाद कर देंगे, तो गांधी जी नेताजी को ये कहते हैं कि वो अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं। और ये बात सुनकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस काफी ज्यादा नाराज होते हैं। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज ठहरे, वो गांधी जी के हर एक बात थोड़ी मान जाएंगे। इसलिए गांधी जी के बहुत सारे ऐसे मोमेंट थे जो वो फेल हो रहे थे। और गांधी जी ने जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था, और क्विट इंडिया मूवमेंट में तो अंग्रेजों ने दोस्त एरोप्लेन के ऊपर से बम चलाए, एरोप्लेन के ऊपर से मशीन गन चलाए और अंधाधुंध लोगों को मारा, लेकिन गांधी को प्रोटेक्ट किया। क्यों? क्योंकि अगर गांधी मारे जाते तो जिन लोगों ने हथियार नहीं उठाया था वो लोग हथियार उठाते और इनको चुन चुन के मारते। तो चलिए, ये थी पूरी की पूरी गांधी जी की माइंडसेट जो आप लोग अब तक समझ गए होंगे। अब हम आते हैं उन सभी पॉइंट के ऊपर जिसमें गांधी जी को कहा जाता है कि गांधी जी हिंदू विरोधी थे। आइए थोड़ा इन पॉइंटों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं क्लिफर्ट मूवमेंट से, जिसको खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता है। ये शुरू क्यों हुआ था? क्योंकि टर्की के ऊपर ओटोमन एम्पायर के ऊपर अंग्रेजों ने हमला कर दिया था, जिसमें मुसलमानों के खलीफा को गिरा दिया गया था। इस चीज का भारत के लोगों से या भारत से लेना देना कुछ नहीं था, लेकिन इस चीज को लेकर के गांधी जी मुस्लिम लोगों के सपोर्ट में आ जाते। और इस चीज को लेकर के जिन्ना ने गांधी को वार्निंग दी थी कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि भाई जिन्ना जानता था कि अगर ये मूवमेंट फेल हो जाते हैं और गांधी फेल हो जाते हैं तो उस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ के लोगों को लेना पड़ जाएगा। और ये चीज हुआ भी। दंगे शुरू हो गए, हिंदू और क्रिश्चियन लोगों को घर में घुस करके मारा जाने लगा, उनका धर्म परिवर्तन करवाना शुरू कर दिया गया, बलात्कार करना शुरू कर दिया गया, महिलाओं को उनके हस्बैंड के सामने उनका बलात्कार किया गया, उनके बाद उनको हस्बैंड के सामने ही उनको मार दिया गया और उनके बाद उनके हस्बैंड को मारा गया। और गांधी इन सब चीजों के लेकर के बोलते हैं कि ये लोग ईश्वर के भक्त हैं और ये लोग वैसे ही लड़ रहे हैं जिसे वो धर्म मानते हैं। और गांधी ने बलात्कार, हत्या करने वाले मुसलमानों को बहादुर कह दिया। ये कैसा बहादुरी भरा काम है जिसके अंदर लोगों को मारा जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है? ये चीज मुझे समझ में नहीं। और इस चीज के खिलाफ बाबा साहब अम्बेडकर भी बोलते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि गांधी ने मुसलमानों को बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं ठहराया, जबकि मुसलमान ये गलत कर रहे थे।
और जब मोपला के अंदर लोगों को धर्म चेंज करवाया जा रहा था तो उसमें गांधी जी का ये तर्क है कि मोपला में मुसलमान लोगों ने हिंदुओं को तलवार और कुरान दिया, और अगर हिंदू लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुरान उठाया तो इसमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कैसे हुआ? हिंदू लोगों ने तो खुद से अपना धर्म चेंज किया। ये तो बिना सर पैर की बात है दोस्त। और अगर कोई मुसलमान भी ये वीडियो देख रहा है तो मेरा उससे ये सिर्फ एक सवाल है कि अगर किसी बेकसूर को मारा जाए और उसका धर्म चेंज करवाया जाए तो क्या ये सही है? कुरान तो सीधा सीधा कहता है कि अगर तुम एक बेकसूर को मारा तो तुमने पूरी की पूरी इंसानियत की कत्ल कर दी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। और जब आजादी के बाद हिंदू मुस्लिम में दंगे काफी तेजी से बढ़ने लगे तो गांधी जी ने इन सब दंगों को लेकर के 6 अप्रैल 1947 को हिंदू लोगों से कहा कि मुस्लिम लोगों के द्वारा किए गए हिंसा का जवाब हिंसा से मत दो। अगर मुसलमान हम सबको मारना भी चाहते हैं तो हमें मौत का सामना बहादुरी से करना चाहिए। अगर हिंदुओं को मार करके मुसलमान अपना शासन स्थापित भी करना चाहते हैं तब भी हम अपनी प्राणों की आहुति दे करके एक नई दुनिया बनाएंगे। और जब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया। तब गांधी जी अनशन पर आ गए और भूखा रह करके इस लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान को उसके 55 करोड़ रुपए उसे वापस दो, नहीं तो मैं खुद को भूखा रख करके भूख से मर जाऊंगा। जिस दबाव में आकर के भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देना पड़ता है और पाकिस्तान उस पैसे का इस्तेमाल भारत के ही खिलाफ करता है। इस चीज को लेकर के इंटरनेट पे बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं कि अगर 55 करोड़ रुपए गांधी जी अगर वापस नहीं लौटाते तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट चला जाता। हाँ, ये बात सही है कि पाकिस्तान जा सकता था इंटरनेशनल कोर्ट, लेकिन वहां जाके भी वो कुछ नहीं उखाड़ पाता। क्यों? क्योंकि उसने हमला किया था, वो भी कश्मीर के ऊपर। और अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जाकर के कहता कि भारत मुझे 55 करोड़ रुपए नहीं दे रहा है तो भारत के पास ये था कि उसने हमला किया था। और लोग इस फैक्ट को एकदम से नजरअंदाज कर देते हैं। यार, पता नहीं क्या सोच करके वो लोग कुछ भी बोल देते हैं। खैर, और भी बहुत सारी चीजें जो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर नहीं किया है, तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताओ कि मैंने कौन सारी चीजें छोड़ दी है या फिर इग्नोर कर दी है। अब इस वीडियो का निष्कर्ष यही निकलता है कि गांधी जी पूरी तरह से कोई अच्छे व्यक्ति नहीं थे और गांधी जी मेरे नजर में कोई महात्मा नहीं बल्कि एक परेशान आत्मा के रूप में दिखे। जो वो करना क्या चाहते हैं उनको शायद खुद भी नहीं पता होगा, क्योंकि वो एक समय में कुछ करते दूसरे समय में कुछ करने लग जाते, वो अपने ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करने लग जाते। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि हम आपको वो बताते हैं जो आपको हर कोई नहीं बताता। तब तक के लिए बाय।